देखो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, दैट इज वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इस कंडक्टर की लेंथ बेटा हमने एल ली थी, करंट आई फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है अगर, तो जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर है दैट इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और थीटा अगर 90 होगा तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। इफ थीटा इज 90, जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 90 है, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम फोर्स है आई एल बी। और अगर थीटा 0 या 180 है, थीटा इज 0 और 180 डिग्री, देन जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझे बेटा। मान लो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही जैसे ये आपको दिख रहा है, बट इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है बेटा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी जो वायर है वो इरेगुलर शेप में है, ऐसी वायर है। इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, तो बताएं इस वायर के ऊपर जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर ऑफ इरेगुलर लेंथ, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जब भी आपके पास कोई इरेगुलर वायर होगी, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली ये देखो कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इफेक्टिव लेंथ कितनी है। मींस मान लो ये एंड एक्स है, ये वाई है, तो इस सिचुएशन में जो फोर्स होगी, फोर्स इज इक्वल टू आई एल, ऐसे तो हम लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा, इफेक्टिव लेंथ इंटू बी इंटू थीटा, तो 90 है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड है, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, सो ये इफेक्टिव लेंथ ये वाली होगी बेटा। एक एंड से मतलब आपको ये लेंथ जो है, ये लेंथ क्या लेनी है एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट लेना है। जब तो हमारे पास सिंपली एक स्ट्रेट वायर है तब तो इसी को हम लेंथ लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्टिव डिस्टेंस यही है। बट इफेक्टिवली लेंथ अगर आपके पास इरेगुलर वायर होगी तो आप क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो कितना है। जैसे मान लो, ध्यान से देखना बेटा, यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, और इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर ऐसे प्लेस्ड है। दिस वे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो, सो दैट हम एंगल देख लें। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर ऐसे है, ये एक वायर है, and this wire is making an angle of 30 degree with the direction of magnetic field. ठीक है, एक वायर है, क्वेश्चन क्या है बेटा, a wire of length L is carrying a current I। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ इस वायर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी?
बेटा इस सिचुएशन में देखो, इफेक्टिव लेंथ का ये मतलब है कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता तो सिचुएशन डिफरेंट थी, तो यही होती इफेक्टिव लेंथ। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ ऐसे है। इफेक्टिवली लेंथ क्या हुई बेटा, इन दोनों एंड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना आपने, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज लाइक दिस। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, या इधर से देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है। तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स होगी इस वायर के ऊपर एक्ट करने वाली, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ का, बेटा ये मतलब है यहाँ फोर्स विल बी इक्वल टू आई एक्स बी sin 90, which means that this force will be equal to I। अब x कैसे निकालेंगे देखो, this is x, ये 30 है तो बेटा ये भी 30 होगा। ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, x डिवाइडेड बाय l जो है दैट इज इक्वल टू sin 30। sin 30 होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x आ जाएगा l/2। जब आप x को l/2 लिखोगे इंटू b sin 90 इज 1, सो इस सिचुएशन में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू ILB डिवाइडेड बाय 2। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफरेंस समझना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वैसा होता जैसे मैंने पहले बनाया था, इस मैग्नेटिक फील्ड में विच इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इसमें ये वायर प्लेस है जिसकी लेंथ L है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें F कितना होगा, I जब करंट फ्लो करेगी ऑफ कोर्स ILB sin 90 होगा। इसमें जो F होगा इफेक्टिवली यही लेंथ है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, सो ILB ही आएगा। इसको देखो फिर पूछो जो पूछना है। ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टेड यूनिफॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये है एक वायर, ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल और इसका रेडियस है r। अब बताओ इफेक्टिव लेंथ क्या होगी और व्हाट फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा अगर यहां से करंट I फ्लो कर रही है, F इक्वल्स टू I, बेटा इफेक्टिव लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक 2r। B नॉर्मल है ना मैग्नेटिक फील्ड sin 90, सो F विल बी इक्वल टू 2IBR sin 90 तो 1 होता है। अगर यही वायर ऐसे नहीं होके, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड में वही रहने दूंगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये ले लूं वायर, देखना ध्यान से क्या चेंज लाया मैंने। करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, ये जो वायर का पोर्शन है इसकी लेंथ L है, ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस R है और दिस पोर्शन इज आल्सो हैविंग लेंथ L, करंट I फ्लो कर रही है। अब बताओ फोर्स कितनी होगी। बेटा देखें इस सिचुएशन में ये एक लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से करंट फ्लो कर रही है I, तो इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है F1, व्हाट विल बी F1, IL इसकी लेंथ है B sin 90,
सेकेंड पार्ट हमारे पास कर्व्ड है, द फोर्स विल बी इक्वल टू आई 2RB अगेन साइन 90 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। थर्ड केस में इट विल बी आई LB साइन 90। सो आपके पास आंसर आ जाएगा F इक्वल्स टू 2L, ये L और L ऐड हो गए, 2ILB प्लस 2IRB। ये आंसर है, चेक कर लो। देखो सपोज करो मेरे पास एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई करंट फ्लो कर रही है इन ए क्लोज लूप विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल और स्क्वायर, जैसा मर्जी हो, ट्रायंगल भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आपको ये बताना है कि जब भी आपके पास एक क्लोज लूप होगी बेटा, क्लोज लूप में जो इफेक्टिव लेंथ होती है, इन ए क्लोज लूप द इफेक्टिव लेंथ इज 0, और इफेक्टिव लेंथ 0 होने से देयरफॉर फोर्स भी 0 होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्लोज लूप प्लेस, क्लोज लूप का कैसा भी शेप हो, रेगुलर शेप जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल या इरेगुलर शेप रैंडमली कुछ जैसा मर्जी शेप हो, इफेक्टिव लेंथ 0 है, कोई भी एक एंड से दूसरे एंड तक, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी फोर्स जो है वो नहीं लगेगी, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन नीट में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि हमारे पास एक क्लोज लूप है, से ये एक क्लोज लूप है हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रही है लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है दैट इज डायरेक्टेड यूनिफॉर्मली इनवर्ड। आपको ये बताना है कि अगर इस साइड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है F1, यहां जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F1, यहां जो फोर्स लगेगी दैट इज F2। हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, यहां जो फोर्स लग रही है दैट इज F3, तो जो फोर्थ वाली साइड बची उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, A, B, C and D। ए क्लोज लूप is placed in a uniform magnetic field. Closed current carrying loop है, a closed current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. Calculate, या ऐसे है क्वेश्चन, the force acting on fourth wire is, जो फोर्थ वायर है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, दिस इज 1 2 3 and 4, इस फोर्थ वायर के ऊपर जो फोर्स होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, बिना ऑप्शंस के करेंगे। देखो ये क्लोज लूप है हमारे पास, मान लेते हैं इस फोर्थ वायर के ऊपर जो फोर्स है वो F4 है, सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F4। बेटा डायरेक्शन मैंने ऐसे ही बना दी यहाँ, ठीक है, ये F1 F2 F3 F1 F2 F3 डायरेक्शंस कैसे हैं देखो,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर फ्लो कर रही है, यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर फ्लो कर रही है, फोर्स उधर लगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऐसे लगेगी, फोर्स ऊपर लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, फोर्स इधर हो गई। अगेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स नीचे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप 4 बार लगाएं, आपको पता चल जाएगा। अब इन सारी फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, एफ नेट जो है दैट इज इक्वल टू 0। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि F1, F2, F3 और F4 का जो रिजल्टेंट है वो बेटा 0 के बराबर है। ध्यान से देखो, जो ये F1 और F2 हैं, इन दोनों फोर्सेस में से F1 बड़ा है, F2 बड़ा हुआ? पहले ये सोचो, दोनों बेटा लेंथ बराबर नहीं है। ध्यान से देखना, फोर्स होता है ILB sin थीटा, तो यहाँ लेंथ ज्यादा है, यहाँ लेंथ कम है। जहां लेंथ ज्यादा होगी वहां फोर्स भी ज्यादा होगी। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा? द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज F1 माइनस F2। F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या है? F1 माइनस F2। मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे खाली, क्योंकि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंस होता है। अब ये जो F1 माइनस F2 है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास F1 है, ये F2, तो इनका रिजल्टेंट बेटा ये होगा F1 माइनस F2। और दूसरी फोर्स है F3, सो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो तो आ गया F1 माइनस F2। ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना F3 के, ऐसे बोल देंगे। देखो, F4 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या आया? F1 माइनस F2। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर F0 होना चाहिए ना, देखो अगर लॉजिकली देखें 4 का रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब F4 क्या होना चाहिए? इट शुड बी, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की भी बात करें, नेगेटिव ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। अब F1 माइनस F2 आ गया, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट, ये वेक्टर्स का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए यहाँ, और ये F3, तो इनका रिजल्टेंट तो ये आएगा। लेकिन रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब ये इसको बैलेंस करेंगे, दैट इज बाय दिस नेगेटिव साइन। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? F4 का मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है, दैट इज इक्वल टू F1 और F2 का रिजल्टेंट जो है दैट इज F1 माइनस F2। सो F1 माइनस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। ये कहां से आया? डायरेक्टली, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? यहाँ हमारे पास देखो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है F1 माइनस F2 और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है F3। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो अगर मैं F4 डैश बोल दूं वो इधर होगा, लेकिन F4 तो इसके इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम होगा। देखो, इसको कुछ डाउट है तो फिर बताओ, फिर आगे क्वेश्चन एक और करेंगे। अभी एक और देखो बेटा, करंट I इज flowing through a triangular, through an equilateral triangle as shown in figure। ये है बेटा हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मान लो यहां से करंट आ गई I, ठीक है, आगे जाके इस करंट का डिवीजन होगा। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। तो बताएं कितनी फोर्स इस ट्रायंगल पे एक्ट कर रही है? बेटा किसी भी क्लोज लूप में तब फोर्स 0 होगी जब सेम करंट फ्लो कर रही है। यहाँ तो करंट सेम नहीं है, यहाँ से I करंट आ रही है। अब ये सोचो, यहाँ से भी I बाहर आ जाएगी, यहाँ पर करंट की डिवीजन होगी।
अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ आएगी 2/3 करंट और यहाँ जाएगी 1/3, क्योंकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस डबल है, मतलब ये 2R है, अगर ये R है तो ये 2R है। तो करंट डिवीजन रूल आपने पढ़ा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो कम होगी और यहाँ जो करंट होगी वो ज्यादा होगी। सो 2I/3 इधर से, 1I/3 मतलब सिंपली I/3 इधर से I/3 आ गई और इधर से 2I/3 है। ठीक है, अगर तो सेम करंट फ्लो करेगी किसी रेक्टेंगुलर लूप से, पूरी लूप में से सेम करंट फ्लो कर रही है, तो इफेक्टिव फोर्स जो है वो 0 होगी। यहाँ इस पोर्शन में से I/3 फ्लो कर रही है, I/3, इस पोर्शन में से 2I/3, सो इट्स डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन मैंने कर दिया, आगे थोड़ा सा आप ट्राई करो, फोर्स फाइंड करो। बेटा देखो, ये एक पोर्शन आ गया वायर का जिसकी लेंथ है L मान लेते हैं। इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है F1, सो F1 विल बी इक्वल टू 2I/3 into L into B. So F1 equals to 2ILB divided by 3. This is the force acting on the wire portion. आप कुछ नाम दे दो, चाहे BC के ऊपर ये है। ठीक है, what is force acting on? देखो, effective length of BAC, ये जो पोर्शन BAC है, BAC, इस पोर्शन की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? बेटा इस पोर्शन की इफेक्टिव लेंथ L ही तो है, करंट तो I/3 फ्लो कर रही है, तो फोर्स उसके ऊपर जो होगी, फोर्स F2 विल बी इक्वल टू, करंट I फ्लो कर रही है, I/3, इफेक्टिव लेंथ L ही है, और मैग्नेटिक फील्ड B साइन तो 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, साइन 90 यहाँ भी और साइन 90 यहाँ भी। सो F2 विल बी इक्वल टू IL/3 साइन 90 इज 1। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर फ्लो कर रही है, फोर्स ऊपर लगेगी, F1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। फिर ये I/3 की भी इफेक्टिव लेंथ तो इधर है, तो जिधर लेंथ है उधर लेनी करंट, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, मतलब इस पोर्शन के ऊपर भी जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ ही होगी, F2 भी ऊपर और F1 भी ऊपर। तो F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू 2ILB/3 plus ILB/3. So 2 plus 1 is 3/3. So F is equal to ILB. Net force will be equal to I into L into B. Then we have one more similar expression इसी series में. It is force between two parallel conductors carrying currents. हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में हम फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है I1, ये दूसरी वायर है सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। ध्यान से देखना, इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस है D। बेटा जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है, व्हाट वी हैव स्टडीड, किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगी उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है जिसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे ही दूसरी वाली वायर में भी करंट फ्लो कर रही है, तो इस दूसरी वाली वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है अलोंग द एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता।
अगर हम डायरेक्शन की बात करें, वी हैव राइट हैंड कर्व रूल, वेरी इजी। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यहाँ पर वो इनवर्ड होगी। ऐसे ही यहाँ भी देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और इधर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो इस वायर में जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, d डिस्टेंस दूर, अगर इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हम सिर्फ वायर्स को ना आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा नाम दे देते हैं, एक को एक्स वाई और दूसरे को एक्स डैश वाई डैश। I1 I2 करंट्स हैं, I1 I2 आर the currents flowing in the wires XY and X dash Y dash. ठीक है, the magnetic field intensity due to XY, due to current in XY, at a point on X dash Y dash is V1. Suppose इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। करंट फ्लो कर रही है I1, किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड, आपको बेटा फॉर्मूला याद होगा, म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है इसका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो इनवर्ड डायरेक्टेड है। मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, राइट हैंड पाम रूल से भी, इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वायर है इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है एंड इट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, ईच वायर इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ अदर। नाउ द फोर्स एक्टिंग on the wire x dash y dash is, अच्छा इनफैक्ट हम फोर्स नहीं फाइंड कर सकते यहाँ क्योंकि हमें इसकी लेंथ नहीं पता है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ x dash y dash is, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को अगर मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लूं, F2 बोल देता हूं क्योंकि सेकेंड वाली वायर के ऊपर है। फोर्स होता है बेटा, देखो फोर्स होता है ILB sin 90 है, यहाँ छोड़ दो उसको। तो फोर्स अपॉन लेंथ क्या हुआ, फोर्स अपॉन लेंथ हुआ I इंटू बी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को अगर मैं F2 बोल देता हूं तो F2 विल बी इक्वल टू I, कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, I2, ठीक है, इंटू बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इंटू B1। सो इट इज इक्वल टू I2 इंटू B1, विच मीन्स कि बेटा जो F2 होगा दैट इज इक्वल टू I2 इंटू B1 की जगह लिख सकते हैं म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। सो F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये फोर्स नहीं, ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड कंडक्टर है। इन द सिमिलर वे, दोबारा से देखो बेटा, ये मेरे पास एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको भूल जाइए, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक और वायर रख दी, इस पे फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसमें भी करंट फ्लो कर रही है तो अब इस पे भी फोर्स लगेगी। बट जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या बोलेंगे कि जब दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रही है तो दोनों वायर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, राइट, बोथ द वायर्स आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। जब दोनों वायर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो दोनों के ऊपर फोर्सेस लगेंगी, राइट। आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स डैश वाई डैश, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट I2 at a point
ऑन एक्स वाई इज कितना होगा? अगर इसका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें B2, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I2, इसका है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये B2 है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे है? देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है। डायरेक्शन की बात करते हैं बाद में, पहले देखो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एक्स वाई। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। करंट फ्लो कर रही है I1 और मैग्नेटिक फील्ड है B2। इस फोर्स को बेटा मैं अगर F1 बोल दूं, क्योंकि ये पहले वाले कंडक्टर पे लग रही है, तो बोलेंगे देयरफॉर F1 इज इक्वल टू I1 इंटू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, इट इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। तो यहां से बेटा एक चीज तो नोट कर लीजिए, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन की बात भी करते हैं, जो F1 है वो भी म्यू 0 I1 I2 बाय 2 पाई डी, और जो F2 है वो भी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर इन जनरल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इज, F ही लिख लेता हूं, F1 और F2 दोनों बराबर हैं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। Force acting per unit length of each conductor is mu naught I1 I2 divided by 2 pi d। ये कौन सी फोर्स है? F1 और F2 दोनों, ठीक है। बट ये फोर्स नहीं है, दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये बेटा डेफिनेशन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करंट का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण जो इसका डेफिनेशन है वो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम किसी दूसरी की टर्म में डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ देखो, अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखोगे, अगर दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर मान लो, और इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितनी होगी बेटा? F कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 2 पाई होगा। Mu naught by 2 pi means 4 pi into 10 raised power minus 7 divided by 2 pi. So it will be 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter. 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter. इसका ये मतलब है, न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा? क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ऐसी वायर्स जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है फ्री स्पेस में, तो पर यूनिट लेंथ इतनी फोर्स होगी। या बेटा रिवर्स देखो, आपने ये एक्सप्रेशन तो याद रखना ही है, मैं कल डायरेक्शंस की भी बात बताऊंगा इसमें आपको। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी तो याद रखना है। बट देखें, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ, इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन two wires kept 1 meter apart in free space is 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter, then current in each wire is 1 ampere. Then current in each wire is 1 ampere. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा। कल डायरेक्शंस की बात करेंगे और कल इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे, पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स या एक वायर और एक लूप के बीच में फोर्स। फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखें, दो चीजें, एक तो ये डेफिनेशन ऑफ करंट
दूसरा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक टुमारो। थैंक यू।